ओके, सो हम बात करेंगे वॉरफेयर के बारे में, मॉडर्न वॉरफेयर के बारे में, और ये पहले का वॉरफेयर है इसमें क्या डिफरेंस है इसको समझेंगे। सबसे पहले वॉर किसे कहा जाता है? तो वॉर कहा जाता है आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट को, दो या दो से ज्यादा स्टेट्स के बीच में हो तो उसे वॉर कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पे एक चीज समझिए, दो या दो से ज्यादा स्टेट जब उनमें आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट हो गया है तो उसे वॉर कहेंगे, ये तो एक चीज होगी। दूसरी बात है, दो पॉलिटिकल ग्रुप्स के बीच में भी अगर आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट होता है तो उसे भी वॉर कहेंगे। ठीक है, उसे आप कह सकते हैं कि वहां पे मिलिट्री, जहां भी मिलिट्री इन्वॉल्व होगी उसे वॉर कहेंगे। जैसे कि मान लो यहाँ पे मिलिट्री है एक देश की, और उसी देश का कोई पॉलिटिकल ग्रुप है और दोनों में वॉर शुरू हो गई है तो उसे क्या कहते हैं? सिविल वॉर, है ना। तो सिविल वॉर कहते हैं इस तरीके से। तो वॉर के अलग अलग टाइप्स हैं, लेकिन जहां भी मिलिट्री इन्वॉल्व होगी, आप कह सकते हैं कि पॉलिटिकल ग्रुप्स में आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट होगा या दो देशों में आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट होगा तो उसे वॉर कहेंगे। सो ये है इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स। पहली बात तो अगर मिलिट्री हो इन्वॉल्व तो वो वॉर है। दूसरी चीज, अगर आप कह सकते हैं कि पॉलिटिकल ग्रुप्स हैं तो वॉर है। दो स्टेट्स इन्वॉल्व हैं तो भी वो वॉर है, और आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट है ना। ठीक है, सो नेक्स्ट क्या है? एक और चीज है, एक ये हर एक जगह नहीं माना जाता, ये मैंने एक दो जगह ही देखा है ये लिखा हुआ, तो इसको आपने ऐसे ही देखना है। तो हर एक आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट को वॉर नहीं कहा जाता, ये माना जाता है, ये एक डेफिनेशन है, तो इसे आपने लेकिन आप कह सकते फाइनल नहीं माना। ये माना जाता है कि जहां पे मिनिमम 1000 कैजुअलिटीज हो, यानी कि 1000 से ज्यादा लोगों को जान चली जाए आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट में, तो उसे वॉर कहा जाता है। ये एक डेफिनेशन है, वैसे ऐसा कुछ भी नहीं है कि तभी उसे वॉर कहा जाएगा। ठीक है, सो उसके बाद टाइप्स ऑफ वॉर्स हैं। वॉर कितने टाइप के होते हैं? तो पहला टाइप है हेजेमोनिक वॉर, है ना। हेजेमोनिक वॉर, जिसे कि वर्ल्ड वॉर भी कहा जाता है। पहले तरीके का वॉर है हेजेमोनिक वॉर, जिसे वर्ल्ड वॉर भी कहा जाता है। हेजेमोनिक वॉर का मतलब क्या होता है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, ऐसी वॉर क्यों लड़ी जाती है? तो इस वॉर के साथ लड़के हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होता है? पूरे इंटरनेशनल सिस्टम को कंट्रोल करना, ऑक्यूपाई कर लेना। ठीक है, वर्ल्ड में जितने भी कंट्रीज हैं उन सभी को अपने अंडर करना, अधीन करना, ऑक्यूपाई करना अगर हमारा ऑब्जेक्टिव है तो ये वर्ल्ड वॉर है, इसे हेजेमोनिक वॉर कहेंगे, क्योंकि पूरे वर्ल्ड के ऊपर हमने अपनी हेजेमनी यानी कि दबदबे को एस्टेब्लिश करना चाहा है। ठीक है, तो ऐसी वॉर में सारे देश इन्वॉल्व हो जाते हैं। उसके बाद दूसरे तरीके की वॉर है टोटल वॉर। टोटल वॉर, तो टोटल वॉर में क्या होता है? तो टोटल वॉर दो देशों के बीच में हो सकती है, दो से ज्यादा देशों के बीच में भी हो सकती है। ऐसी वॉर है जहां पे पहली कंट्री दूसरी कंट्री को पूरी तरीके से आप कह सकते हैं कि कैप्चर करना चाहती है, ऑक्यूपाई करना चाहती है। पहली स्टेट दूसरे स्टेट को क्या करना चाहती है कि उसकी पॉलिटिकल सिस्टम को हम तबाह कर दे, उसके इकोनॉमिक सिस्टम को तबाह कर दे, उनके सिटीजन्स को भी मारना, ये सारी चीजें इसमें इन्वॉल्व होती है। यानी कि दूसरे देश को खत्म ही कर देना, उसकी सोवरेनिटी खत्म कर देना, उस दूसरे देश को खत्म करके अपने अधीन मिला लेना। दूसरे देश को खत्म करने की वॉर को टोटल वॉर कहा जाता है। ओके, ऐसे वॉर में सोसाइटी और इकोनॉमी इन्वॉल्व सब कुछ इन्वॉल्व होता है। दूसरे देश की हम मिलिट्री को ही अपना दुश्मन नहीं मानते, उनके लोगों को भी अपना दुश्मन मानते हैं। ठीक है, उसके बाद है नंबर 3 है लिमिटेड वॉर। लिमिटेड वॉर भी दो या दो से ज्यादा देशों के बीच में हो सकती है। इसमें होता क्या है, कोई एक पर्टिकुलर इशू पे हम वॉर करते हैं। जैसे कि आप ये मान के चलो कि 1971 का वॉर इंडिया पाकिस्तान में जो हो गया, वो एक पर्टिकुलर इशू था। इशू क्या था? ईस्ट पाकिस्तान का इशू, है ना। ठीक है, अगर जब वो इशू रिजोल्व हो जाता है तो वॉर भी रुक जाती है। हम ये नहीं चाहते कि पूरे पाकिस्तान को ही खत्म कर दे, है ना। 1962 का चाइना इंडिया वॉर, चाइना कह रहा था कि ये वाली जो टेरिटरी है एक्साई चीन की वो चाइना को बिलोंग करती है, तो इसीलिए उन्होंने वॉर को लड़ा। ठीक है, जब वो इशू रिजोल्व हो जाएगा तो वॉर खत्म हो जाएगी, इसे कहते हैं लिमिटेड वॉर। मान लो इंडिया पाकिस्तान के बीच में जम्मू एंड कश्मीर को लेकर कोई वॉर होता है, जब आप कह सकते हैं इशू रिजोल्व हो जाएगा तो वॉर भी रुक जाएगी, है ना। तो इसे कहते हैं लिमिटेड वॉर, जो किसी एक या दो इश्यूज के लिए होती है। जब वो इशू रिजोल्व हो गया तो वॉर भी वहीं रुक जाती है, ये नहीं कि हम लड़ते रहेंगे।
आई होप आपको 3 टाइप्स की वॉर्स क्लियर हुई होंगी। अगले तरीके की वॉर है नंबर 4, सिविल वॉर। सिविल वॉर कैसे होती है? दो देशों के बीच में नहीं, जो विद इन कंट्री, कंट्री के अंदर ही जो वॉर होती है ना, जो एक देश के अंदर ही वॉर होती है। उसमें हो सकता है दो या दो से ज्यादा ग्रुप हो जो आपस में लड़ रहे हो। ये आप कह सकते हैं कि वॉर हो सकता है कि या तो दो ग्रुप्स आपस में लड़ रहे हैं, या फिर हो सकता है कि कोई ग्रुप गवर्नमेंट के साथ लड़ रहा है, मिलिट्री के साथ लड़ रहा है ना, तो उसे कहेंगे। हो सकता है कि ये कोई एथनिक ग्रुप हो, कास्ट बेस्ड ग्रुप्स हो, कोई रिलीजियस ग्रुप्स हो, है ना, ये चीज आपने देखी है। नंबर 5 है गुरीला वॉर। गुरीला वॉर कोई अलग तरीके की वॉर नहीं, गुरीला वॉर क्या है? वॉर करने का एक तरीका है, मेथड है। ओके, मेथड है। गुरीला वॉर क्या है? एक वॉर करने का मेथड है। देखो यहां पे मान लो हमारे पास एक देश है जिसमें सिविल वॉर हो रहा है। यहां पे है मिलिट्री उस देश की, ठीक है, मिलिट्री के पास आपको पता है कि बहुत सारी पावर होगी, ये मिलिट्री की पावर है बहुत सारी, है ना। और ये ग्रुप है, ये छोटा सा ग्रुप है जो मिलिट्री के साथ लड़ रहा है, इस तरफ ये ग्रुप है, इन दोनों के बीच में वॉर हो रहा है, इसे हम कहेंगे सिविल वॉर, है ना। ये दोनों के बीच में सिविल वॉर हो रहा है। गुरीला वॉर क्या है? ये जो छोटा ग्रुप है, क्या डायरेक्ट इसके साथ लड़ सकता है? डायरेक्टली इसके ऊपर अटैक कर सकता है? मिलिट्री के ऊपर नहीं कर सकता। ये कैसे करता है? छुप के अटैक करता है, छुप के अटैक करता है ना। तो इसीलिए इसे गुरीला वॉर कहा जाता है। जो नक्सलीज का आप कह सकते हैं तरीका है, या टेररिस्ट का तरीका है, वो इसी तरीके का है। ओके, सो सिविल वॉर की तरह ही है ये, ठीक है। डायरेक्टली अटैक नहीं कर पाता, छुप छुप कर अटैक करते हैं, है ना, इस तरीके से। अगला इसी में कंसेप्ट है कॉजेस ऑफ वॉर, कि वॉर के पीछे रीजन क्या है, वॉर क्यों होता है। तो केनेथ वोल्स है, केनेथ वोल्स है एक स्कॉलर, वो बुक लिखते हैं मैन द स्टेट एंड वॉर, ठीक है, मैन द स्टेट एंड वॉर। 1959 में बुक पब्लिश होती है। इस बुक में वो हमें बताते हैं 3 कॉजेज बिहाइंड वॉर, वो हमें बताते हैं 3 कारणों की वजह से वॉर होती है, वो क्या क्या है। तो वो पहला रीजन तो हमें बताते हैं कि ह्यूमन नेचर, वो बताते हैं कि ह्यूमन नेचर अग्रेसिव है, सेल्फिश है, कॉम्पिटेटिव है। जैसे ह्यूमन नेचर सेल्फिश, कॉम्पिटेटिव और आप कह सकते हैं कि अग्रेसिव है, तो ह्यूमंस के साथ ही तो मिलकर स्टेट बना है ना। ह्यूमंस के साथ ही मिलकर स्टेट बना है, और स्टेट को लीड करने वाला भी एक ह्यूमन ही होता है। तो जाहिर सी बात है, तो इसलिए स्टेट का नेचर भी कैसा होगा? अग्रेसिव, सेल्फिश और कॉम्पिटेटिव। इसलिए स्टेट्स आपस में कंपीट करते रहते हैं, अपने इंटरेस्ट को जरूरी समझते हैं, इसलिए देशों के बीच में अक्सर वॉर्स होते रहते हैं, पहली चीज। दूसरा रीजन, नेचर ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम। वो कहते हैं कि जो डेमोक्रेटिक कंट्रीज होती हैं वो बहुत कम टाइम होता है कि जब वो वॉर करती है। क्यों? क्योंकि डेमोक्रेटिक कंट्री में मान लो आपको वॉर का डिसीजन लेना है, तो आपको सभी लोगों से पूछना पड़ेगा, कि नहीं, सारे लोगों से पूछना पड़ेगा। आपको बीजेपी अगर डिसीजन लेना चाहती है तो कांग्रेस से भी पूछना पड़ेगा, ऑल पार्टी मीटिंग करनी पड़ती है। जैसे अभी चाइना का इशू हुआ था, पाकिस्तान का इशू हुआ था, तो अभी आप कह सकते हैं कि एनडीए गवर्नमेंट ने ऑल पार्टी मीटिंग की और कहा कि हम क्या डिसीजन लें। तो यानी कि सभी लोग इन्वॉल्व होते हैं, तो जल्दी से वॉर का डिसीजन नहीं लिया जा सकता, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को पता है कि वॉर से हमेशा हमारा नुकसान ही होगा, है ना। लेकिन एक जो ऑथोरिटेरियन कंट्री है, ऑथोरिटेरियन रेजीम है, नेचर ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम में ऑथोरिटेरियन कंट्री है, नेचर है उसका, तो वहां पे एक ही इंसान को डिसीजन लेना है, तो जाहिर सी बात है वो गुस्से में, अग्रेशन में, इमोशंस में, और जो उसका मन करेगा वो डिसीजन ले सकता है। हो सकता है कि उस टाइम पे उसकी रैशनैलिटी कह रही हो कि हमें वॉर करना चाहिए, लेकिन जरूरी नहीं कि वो हमेशा रैशनल ही हो और सही ही हो। तो कहते हैं कि नेचर ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम की वजह से भी बहुत जल्दी से वॉर्स होते हैं। तीसरा वजह है वॉर के पीछे, वो है एनार्किकल नेचर ऑफ इंटरनेशनल सिस्टम, है ना। वो कहते हैं कि इंटरनेशनल लेवल के ऊपर कोई रेगुलेटिव एजेंसी नहीं है, स्टेट्स अपनी सोवरेनिटी को बचाने के लिए काम करते हैं, तो कोई रेगुलेटिव एजेंसी नहीं है, कोई आप कह सकते हैं कि कंट्रोल करने वाली एजेंसी नहीं है, कोई प्रोटेक्टिव एजेंसी नहीं है। तो हर एक स्टेट को अपनी सोवरेनिटी को खुद प्रोटेक्ट करना पड़ता है, जिसकी वजह से वॉर्स आम होते रहते हैं, ठीक है। तो ये 3 रीजन बताए केनेथ वोल्ट्स ने अपनी बुक मैन द स्टेट एंड वॉर 1959 में।
आई होप आपको यहां तक चीजें क्लियर हुई होंगी। सो नेक्स्ट है जी क्लोजविट्स। क्लोजविट्स जिनकी बुक आती है 1831 में ऑन वॉर। तो ये लिखते हैं वॉर इज मेयरली आ कंटिन्यूएशन ऑफ पॉलिटिक्स इन अदर वेज। तो ये बहुत आप कह सकते हैं कि इनकी बड़ी स्टेटमेंट है जो आपको याद रखनी है। ये लिखते हैं कि वॉर क्या है, वॉर इज क्या है, वॉर वो कहता है कि सिर्फ कंटिन्यूएशन है पॉलिटिक्स का और कुछ भी नहीं। जैसे हम डिप्लोमेसी के लिए एक दूसरे देश के साथ रिलेशन बनाते हैं, ये वही चीज है, रिलेशन बनाने का ही एक मेथड है। मतलब रिलेशन ही है ये भी दो देशों के बीच में। वो कहते हैं कि पॉलिटिकल रिलेशंस है वॉर के थ्रू, वॉर इससे ज्यादा और कुछ भी नहीं है। ठीक है, वो कहते हैं कि वॉर में जाना एक कंट्री की पॉलिसी की तरह होता है। जैसे कि इंडिया ने मान लो एक पॉलिसी बनाई नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, ये मूवमेंट में इंडिया शामिल हुआ, या इंडिया ने नॉन इंटरफेरेंस की पॉलिसी बनाई, या इंडिया ने आप कह सकते हैं कि अच्छे रिलेशन बनाने की पॉलिसी बनाई, या फिर इंडिया ने बिग ब्रदर का रोल प्ले करने की पॉलिसी बनाई इंद्र कुमार गुजराल के प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग नॉर्थ ईस्ट एशिया में। उसी तरीके से वॉर में जाना एक रैशनल डिसीजन होता है। हर एक देश सोच समझकर ये मानकर वॉर में जाता है कि हाँ जी मैं वॉर में जाऊंगा तो मेरे ये इंटरेस्ट पूरे हो जाएंगे। तो ये भी उसकी एक पॉलिसी होती है। नेशनल इंटरेस्ट को फुलफिल करने के लिए वॉर करते हैं। ओके, ये चीज याद रखिएगा। सो ये वॉर के बारे में कुछ बेसिक चीजें थी। अभी है चेंजिंग नेचर ऑफ वॉरफेयर। जो वॉरफेयर लगातार उसका नेचर चेंज हो रहा है उसके बारे में समझते हैं। वॉरफेयर किसे कहा जाता है? तो वॉरफेयर कहा जाता है कि युद्ध किस तरीके से किया जाएगा, किस तरीके से नहीं किया जाएगा, कैसे उसे रोका जाएगा, कैसे उसे नहीं रोका जाएगा अगर वो ज्यादा एस्केलेट हो जाता है ना, तो ये युद्ध उसे वॉरफेयर कहा जाता है। तो जो वॉर फाइट करने के तरीके में आए चेंजेस को ही चेंजिंग नेचर ऑफ वॉरफेयर कहा जाता है। ये बात हो गई। तो ट्रेडिशनल वॉर्स कैसे थे? तो जो ट्रेडिशनल वॉर्स होते थे, देखो अगर हमें चेंजेस को समझना है तो सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि पहले वॉरफेयर कैसा था, तभी हम समझ पाएंगे कि चेंज क्या आया है ना, किस चीज में चेंज आया है। तो पहले वॉरफेयर कैसा था? तो वॉर पहले कैसे हुआ करती थी? सो ट्रेडिशनल वेज कैसे थे? सो ट्रेडिशनल वे क्या था वॉर को फाइट करने का? तो ट्रेडिशनल में क्या होता था, यहां बता देता हूं, यहां पे लिख के। तो ट्रेडिशनल वॉर है ये मॉडर्न वॉरफेयर है ना। ट्रेडिशनल में क्या होता था? दो या दो से ज्यादा स्टेट्स होते थे जिनके बीच में वॉर होता था, है ना। अभी क्या है, स्टेट ही नहीं बल्कि कुछ पॉलिटिकल ग्रुप्स भी इन्वॉल्व होते हैं, टेररिस्ट ग्रुप, है ना। पहले क्या होता था, मिलिट्री टू मिलिट्री फाइट होती थी। अभी क्या है, अभी जो टेररिस्ट हैं जो वो वॉर फाइट करते हैं तो उसमें सिटीजन्स को भी शामिल कर लिया जाता है। सिटीजन्स को मारा जाता है ना आजकल, तो मिलिट्री को नहीं सिटीजन्स को टारगेट बनाया जाता था इस तरीके से। पहले क्या होता था, वॉर को स्टार्ट करने का और एंड करने का टाइम होता था कि सुबह 7 बजे लड़ना शुरू किया जाएगा और शाम को 6 बजे बंद किया जाएगा। आजकल आपको पता है कि सर्जिकल स्ट्राइक होती है या ऐसी स्ट्राइक्स होते हैं, वो चीजें होती है तो हमें पता भी नहीं चलता कब वॉर हुई कब नहीं। टेररिस्ट का अटैक होता है, हमें पता भी नहीं चलता कब वो कब नहीं। ठीक है, इस तरीके की चीजें। ओके, सो टू स्टेट्स के बीच में आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट हो ट्रेडिशनल वॉर है। बैटल ग्राउंड में ये हुआ होता था पहले, ये भी याद रखिएगा। बैटल ग्राउंड्स में ही वॉर होता था पहले कि ये बैटल ग्राउंड्स है, यहाँ पे दोनों देशों की आर्मियां मिलेंगी और आपस में लड़ेंगी। अभी ऐसा नहीं होता, अभी शहरों में आकर के लोग लड़ते हैं। ओके, मॉडर्न वॉरफेयर में आप कह सकते हैं कि आजकल स्टेट वॉर्स बहुत कम हो गई है। देखो आप, इंडिया पाकिस्तान के बीच में वॉर बहुत कम हुई है। 1999 के बाद में कोई वॉर नहीं हुआ, लेकिन वहां से पिछले 20 सालों में आपको पता है कि पाकिस्तान के टेररिस्ट ग्रुप अगर वो सच में भेज रहे हैं और इंडिया की आर्मी के बीच में बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट और अभी तक आप कह सकते हैं कि कंटिन्यूएशन है वॉर का, है ना। तो ये चीज है। इसके अलावा स्टेट वॉर से ज्यादा आजकल सिविल वॉर्स हो रही हैं पूरे वर्ल्ड में। आप देखो, चाहे सीरिया देखो, ईरान देखो, इराक देखो, अफगानिस्तान देखो, किसी देश को देख लो, है ना। ओके, तो 1990s के बाद जो कोई भी आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट हुआ है वो ज्यादातर सिविल वॉर्स ही हैं या टेररिस्ट के साथ है, स्टेट्स के बीच में नहीं हुआ है। तो ये कुछ चेंजेस आए हैं जी अभी। आई होप आपको ये चेंजेस क्लियर हुए होंगे।
बिल्कुल, इसके अलावा आप और चीजें भी देख सकते हो कि अभी इकोनॉमिक फैक्टर है, टेक्नोलॉजी नई आ चुकी है ना। आईटी सेक्टर में भी वॉर, या फिर वॉर आप कह सकते हैं कि आज तो इंटरनेट के थ्रू वॉर्स होते हैं, वायरस कोई भेज दिया जाता है, ये सारी चीजें है ना। ओके, तो मॉडर्न वॉरफेयर को असिस्टमेट्रिक सॉरी असिमेट्रिकल कहा जाता है। मॉडर्न वॉरफेयर को असिमेट्रिकल कहा जाता है। क्यों? क्योंकि सिमेट्रिकल का मतलब तो ये होगा ना कि यहां पे भी मिलिट्री, यहां पे भी मिलिट्री, वॉर हो रहा है, लेकिन अभी दोनों पार्टीज इक्वल नहीं होती। एक साइड मिलिट्री होती है, एक साइड टेररिस्ट है, ठीक है। एक साइड टेररिस्ट है, एक साइड आर्म सिटीजन्स है, तो इसलिए ये असिमेट्रिकल है। ओके, असिमेट्रिकल है। ओके, और अभी कोई डिस्टिंक्शन नहीं किया जाता सिविलियंस और मिलिट्री में, दोनों के साथ दोनों को वॉर में इन्वॉल्व कर लिया जाता है। पोस्ट मॉडर्न वॉर तो जहां आप कह सकते हैं कि एक तो हो गया हमारा ट्रेडिशनल वॉर जो हमने अभी बात की, उसके बाद मॉडर्न वॉरफेयर जहां टेक्निक में चेंज आया, और जो पोस्ट मॉडर्न वॉर है जो कि आप कह सकते हैं रिसेंटली, तो वॉर्स जहां टेक्नोलॉजी को बहुत ज्यादा यूज किया जा रहा है। ओके, मिलिट्री अफेयर्स में आप कह सकते हैं कि चेंजेस आए हैं, ये सारी चीजें है ना, न्यू न्यू तरीके की टेक्नोलॉजी को यूज किया जा रहा है। एक कंसेप्ट है न्यू वॉर्स का, जिसे डेवलप किया गया है मैरी काल्डोर के द्वारा, ठीक है। ये लिखते हैं कि ट्रेडिशनल वॉर का उद्देश्य, सो न्यू वॉर्स, मैरी काल्डोर एक कंसेप्ट डेवलप करते हैं और वो लिखती हैं कि जो ट्रेडिशनल वॉर थी उसका उद्देश्य या उसका ऑब्जेक्टिव होता था दूसरे स्टेट की टेरिटरी को ऑक्यूपाई करना, ठीक है। मान लो इंडिया पाकिस्तान में वॉर हो रहा है, तो इंडिया और पाकिस्तान में वॉर इस चीज के लिए कि पाकिस्तान की टेरिटरी को ऑक्यूपाई करना है हमें, इस वजह से होता था। लेकिन वो कहते हैं कि अभी टेरिटरी को ऑक्यूपाई करना आप कह सकते हैं कि जो नहीं ऑब्जेक्टिव रह गया, बल्कि ऑब्जेक्टिव ये हो गया है कि दूसरे स्टेट की टेरिटरी जो बहुत बड़ी है उसे तोड़कर कोई तीसरा देश बनवा देना, ताकि ये पहला देश कमजोर हो जाए। कैसे? एग्जांपल देखते हैं। ये इंडिया है, ये मान लो पाकिस्तान है, पाकिस्तान इंडिया से बहुत ज्यादा बड़ा है, तो इंडिया पाकिस्तान को नहीं हराना चाहता कि इंडिया पाकिस्तान की कोई टेरिटरी ऑक्यूपाई करके अपने में मिला ले, नहीं, बल्कि इंडिया चाहता है कि पाकिस्तान की ये टेरिटरी पाकिस्तान से अलग होकर कोई एक तीसरा स्टेट बन जाए, ताकि पाकिस्तान खुद ही कमजोर हो जाए और पाकिस्तान के एक राइवलरी भी पैदा हो जाए यहां पे, और पाकिस्तान वहां पे फंसा रह जाए। तो ये एक नया कंसेप्ट है जी वॉर का, वॉर ऑफ थर्ड काइंड। ये कंसेप्ट को प्रोपाउंड किया गया है एडवर्ड राइस के द्वारा, ठीक है, राइस के द्वारा। ये कहते हैं कि जो डेवलपिंग थर्ड वर्ल्ड है, आजकल जितनी भी वॉर्स देखी जा रही है वो सारी वॉर्स डेवलपिंग थर्ड वर्ल्ड में ही हो रही, वर्ल्ड में ही हो रही है, ये उनका कहना है। ओके, और इनका कहना है कि इंटर स्टेट वॉर से ज्यादा इन देशों में भी सिविल वॉर्स हो रही है। तो ये कंसेप्ट वॉर ऑफ थर्ड काइंड एडवर्ड राइस, न्यू वॉर्स मैरी काल्डोर, ठीक है, ये नाम आपने याद रखने, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है।